हाय एवरीवन। बच्चों, मैंने बायोलॉजी में सेल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और सेल चैप्टर में भी हमने उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर दिया था। सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, एनिमल्स में कौन सी होती है, प्लांट्स में कौन सी होती है, फंगस में कौन सी होती है, बैक्टीरिया में, मैंने सब कुछ आपको बता दिया था। अब हम पार्ट सेकंड में करेंगे जो बचा हुआ सेल के जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उनके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वो काम करते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला ये हमारा है साइटोप्लाज्म, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म। अब देखो साइटोप्लाज्म, प्लाज्म नाम से लग रहा है, प्लाज्म एक लिक्विड जेली टाइप चीज मिलेगी। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो ये हमारी सेल है ना बच्चों, इसमें एक लिक्विड जैसा मटेरियल होता है। देखो ये लिक्विड सा होता है, इसके अंदर पूरी सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल होती है, उसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें क्या होती है, अब उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। पर यहाँ पे देखो ये जो लिक्विड पार्ट है ना, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को छोड़कर, इस इतने पार्ट को छोड़कर बाकी सारे पार्ट में हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी सारे पार्ट में हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें ये क्या होता है, इसको इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इट इज ए लिक्विड पार्ट। ये एक लिक्विड पार्ट है ऑफ दिस सेल, सेल का, अदर देन द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी कंप्लीट सेल के अंदर क्या होता है, हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी पूरी सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये एक जेली टाइप स्ट्रक्चर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जेल टाइप स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब देखो इसकी मैंने आपको कंपोजिशन, हमेशा मैं कंपोजिशन जरूर पढ़ाती हूँ कि कौन सी चीज किससे मिलकर बनी होती है। तो इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है साइटोप्लाज्म की, कि एक मैक्सिमम किस किस से मिलकर बना है। सबसे पहले ये वाटर से मिलकर बना है, मैक्सिमम पार्ट होता है जो इसके अंदर वो होता है वाटर, और उसके बाद साल्ट, मैक्सिमम जो होता है वाटर, फिर उसके बाद साल्ट, और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन तीन चीजों से मिलकर हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो बना हुआ होता है, वाटर से, साल्ट से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये भी इनमें से भी किससे मिलकर बना होता है, फैट से, विटामिन से, फैट से, विटामिन से, प्रोटीन से, इनसे मिलकर बना होता है। फैट, विटामिन और प्रोटीन, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड वो भी किस में होता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, फैट होता है, विटामिन होता है और प्रोटीन होता है। कंपोजिशन जेली टाइप स्ट्रक्चर होती है, जेली टाइप लिक्विड मटेरियल होता है एक सेल के अंदर। उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर मैक्सिमम वाटर प्रेजेंट होता है, फिर साल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। अब ये काम क्या करता है सेल के अंदर, मेन है कि इसका फंक्शन क्या है सेल के अंदर। तो इट प्रोवाइड ह्यूमिडिटी टू सेल, ये सेल को नमी प्रोवाइड करता है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है, नमी तरलता प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सेल। जो जैसे देखो एक न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन सेल। ठीक है, इस यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो न्यूट्रिएंट्स को, यहाँ से लेकर यहाँ तक न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, साइटोप्लाज्म करता है। ठीक है, क्योंकि देखो ये लिक्विड है, यहाँ पर अगर न्यूट्रिएंट्स है और इसको हमें यहीं पे भेजना है, यहाँ पे भेजना, तो एक लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर है, आसानी से ये ट्रांसपोर्टेशन कर लेता है। तीसरा क्या है, अब जो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, वो कैसे होता है, देखो हमारे पास जो रेस्पिरेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एरोबिक और अनएरोबिक। ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना बच्चों, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें जो पावर हाउस होता है एनर्जी का। एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन यहाँ पर भी रेस्पिरेशन होता है, साइटोप्लाज्म में भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन वो कौन सा होता है, अनएरोबिक, मतलब अवायवीय, जिसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होती। एरोबिक रेस्पिरेशन जहां पर एयर प्रेजेंट होती है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं होती। तो इसके अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जहां पर एयर अब्सेंट होती है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो काफी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, कि यहाँ पे जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें कितनी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, 2 एटीपी, 36 एटीपी, 12 एटीपी, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो 2 एटीपी होता है। एटीपी क्या होता है, करेंसी होती है, करेंसी ऑफ एनर्जी, मतलब एटीपी क्या होता है, एनर्जी की करेंसी होती है। कितना फॉर्मेशन होता है, 2 ATP,
एटीपी की फॉस्फेट, तो कितनी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे 2 एटीपी। करेंसी ऑफ एनर्जी 2 एटीपी, बायोलॉजिकल एनर्जी भी इसको हम कहते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो साइटोप्लाज्म होता है एक जेली टाइप स्ट्रक्चर होती है, एक लिक्विड मटेरियल होता है, और जो न्यूक्लियस को छोड़कर पूरी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा, इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल को ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है, नमी प्रोवाइड करता है, और न्यूट्रिएंट्स को एक सेल के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स को इस साइड से इस साइड मतलब ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तीसरी क्या है, जो इसकी जो कंपोजिशन है वाटर साल्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये मिलकर बना होता है, और जो इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है वो होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर एयर क्या होती है अब्सेंट होती है, जहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन कितना होता है 2 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। देखो जो नेक्स्ट हमारे पास वो है न्यूक्लियस, नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो सेल थी ना हमारी, ये कंप्लीट सेल थी, इस सेल के अंदर जो ये बीच वाला पोर्शन था ये था हमारा न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो ये वाला पोर्शन है वो था न्यूक्लियस, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता, ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रल पार्ट है सेल का बीच वाला पार्ट है न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक प्रॉपर्टी यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी है। अब देखो मैंने जब आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बताया था तब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये बहुत मैच्योर होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, डीएनए होता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी, न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और जो ये जो न्यूक्लियस है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट, किसी भी सेल के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट है, सेल के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट है, इस पूरी सेल में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है हमारे पास न्यूक्लियस है। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। सेल की जो एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी हम कहते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस काम क्या करता है सेल के अंदर, तो न्यूक्लियस का काम क्या है, इट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटी। ये सारी एक्टिविटी को, जो सेल के अंदर एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट होना, जो भी एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, जैसे ह्यूमन के अंदर हमारा ब्रेन है जो वर्क करता है कि कौन क्या करेगा, कौन सा क्या होगा, वैसे ही जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है वो ब्रेन है सेल का। और इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जो इसकी कंपोजिशन है ना बच्चों, मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए इसके अंदर और प्रोटीन। न्यूक्लियस की जो कंपोजिशन होती है उसमें क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन। जब इसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए क्या है का अनुवांशिक पदार्थ है। जैसे मुझे मेरे माता पिता के जो गुण मिले हैं वो किससे मिले, डीएनए के थ्रू मिलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, डीएनए प्रेजेंट है, अनुवांशिक पदार्थ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स हब भी बोलते हैं, जेनेटिक्स हब भी बोलते हैं। अनुवांशिक जो माता पिता के जो कैरेक्टर में शिफ्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिक्स होती है जो हमारी, तो इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स हब भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया जेनेटिक्स हब। न्यूक्लियस के जो ह्यूमन है उसके अंदर कौन सी ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, एक तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और एक प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं होता और प्लेटलेट्स में नहीं होता। जब मैं ये ब्लड चैप्टर करवाऊंगी आपको तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि न्यूक्लियस ना तो प्लेटलेट्स में होता ना ही आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता। अब बच्चों देखो जो न्यूक्लियस है ना हमारा, न्यूक्लियस वो 3 कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं। ये हमारी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। ये बाहरी मेम्ब्रेन है, इसकी जो पोर होते हैं इसके अंदर बाहरी मेम्ब्रेन है। ये हमारा जो न्यूक्लियस है ये कंप्लीट न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये धागे जैसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन, धागे जैसी संरचना को बोलते हैं क्रोमेटिन। और जो इसके अंदर जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ये इसमें जो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर इसका जो मेन काम है वो क्या होता है, 1 बाय 1 पढ़ते। देखो न्यूक्लियस है,
उसमें 3 चीज प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, और तीसरा क्या होता है, ये जो द्रव्य सा होता है इसके अंदर लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। 3 चीज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्म, न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब जो ये न्यूक्लियोलस है इसके अंदर ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, ये भी एक जेनेटिक्स मटेरियल है, मतलब एक आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए के जैसा ही होता है आरएनए। हम अलग से चैप्टर करेंगे डीएनए का, आरएनए का। तो ये भी इसके अंदर क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस में आरएनए प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस है इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अगर इसके पूछ ले कंपोजिशन, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आरएनए, और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके अंदर क्या है, डीएनए, प्रोटीन, न्यूक्लियस में डीएनए और प्रोटीन। अगर न्यूक्लियोलस में पूछ ले तो आरएनए और प्रोटीन। अब न्यूक्लियोलस से बच्चों वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, अगर आपसे पूछ ले तो न्यूक्लियोलस देखो, न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। तो न्यूक्लियोलस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस किस में होता है, यूकैरियोटिक में। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी वो यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब जो डिस्कवरी की थी इसकी, किसने की थी, वैगनर और वैलेंटाइन ने। डिस्कवरी किसने की थी, ये आ सकते साइंटिस्ट के नाम, आपकी टीजीटी साइंस में देता है, एक नाम जरूर देता है, एक भी दे देता है, 2 भी दे देता है, ये नाम पूछ लेता है, इसलिए मैं रिक की बताती हूँ कि किसने किसकी की थी। ठीक है, अब दूसरा देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये लिक्विड जैसा जो मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर खुद का जो लिक्विड जैसा मटेरियल होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, लिक्विड जैसा मटेरियल होता है जो इसमें इन न्यूक्लियोप्लाज्म में मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो मास है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो ये मास है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और जो क्रोमेटिन है ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, क्रोमेटिन है वो किससे मिलकर बना है, वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। क्रोमेटिन डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्रोमेटिन जैसे गुणसूत्र, ये हम अच्छे से डीएनए चैप्टर में करेंगे। क्रोमेटिन क्या होता है, गुणसूत्र जो हमारे पेरेंट्स से, जैसे मेरे अंदर 23 जोड़े पेयर हैं, तो ऐसे क्रोमेटिन है वो किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, क्वेश्चन है ये सारे एक एक नंबर के जो आपसे पूछे जा चुके हैं। न्यूक्लियर, अब देखो थर्ड पार्ट कौन सा हमारा, हमने न्यूक्लियोलस कर लिया, क्रोमेटिन पता चल गया, ये भी पता चल गया डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का पता चल गया कि एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्रोमेटिन होता है। अब जो थर्ड है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन। ये क्या, इट एक्ट्स एज ए बैरियर, ये एक बैरियर की जैसे एक्ट करती है, दैट सेपरेट द कॉन्टेक्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखो जो हमारे पास जो ये सेल है, सेल तो ऐसे प्रेजेंट होती है, सेल ऐसे होती है, तो ये है ना, इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है पूरी सेल के अंदर, सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़ दे तो, न्यूक्लियस को छोड़ दे तो पूरी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो ये एक बैरियर का काम करती है, मतलब ये इसको अलग रखती है और साइटोप्लाज्म को अलग रखती है, इसको अलग करती है और साइटोप्लाज्म को ये अलग रखती है। तो ये एक बैरियर है। ठीक है, ये एक बैरियर है। अब देखो ये किससे मिलकर बनी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है, फॉस्फोलिपिड से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है, फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, न्यूक्लियस का आपको मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट है सेल का, बीच वाला पार्ट है ब्रेन बोलते हैं इसको, सेल का क्या बोलते हैं, ब्रेन, लार्जेस्ट पार्ट है सेल का। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, ये हर एक सेलुलर एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और इसको हम जेनेटिक्स हब भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है, जो इसकी संरचना है, वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब जो न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होता है, ह्यूमन के अंदर ऐसी कौन सी चीज जहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर के जो 3 कंपोनेंट से न्यूक्लियर मिलकर बना होता है, न्यूक्लियर से 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन, दूसरा ये जो न्यूक्लियर का न्यूक्लियोलस, ठीक है, और तीसरा जो इसमें जेली टाइप लिक्विड टाइप होता है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस की जो कंपोजिशन पूछ सकता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए होता है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, और जो इसकी डिस्कवरी है वो याद रखनी है। न्यूक्लियोप्लाज्म है
वो क्या होता है, एक लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर होती है और जिसके अंदर ये धागे नुमा संरचना होती है। इनको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिन बोलते हैं। और क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब तीसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, जो साइटोप्लाज्म जो बाहर है और जो अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके बीच में एक बैरियर का काम करती है। ये एक बैरियर का काम करती है जो न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से क्या रखता है, दूर रखता है। और ये किससे मिलकर बनी होती है, फोस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। आपका न्यूक्लियस में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, आप इतना कर लोगे तो सफिशिएंट है। हमारे पास वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास जो कंप्लीट सेल है ना, कंप्लीट सेल, उसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। वो एवरीथिंग इन सेल क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। तो जो प्रोटोप्लाज्म है ना, एवरीथिंग इन सेल, मतलब वो मिक्सर है साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियोप्लाज्म का, या फिर आप इसको न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियस भी लिख सकते हो। मिक्सर किसका है, इस न्यूक्लियस का और इस सेल का। इस सेल का और न्यूक्लियस का ये जो सारा पार्ट है, ये क्या है, हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है। सारा पार्ट क्या है, ये प्लाज्म है, ठीक है। अब ये है प्रोटोप्लाज्म क्या यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, इस जिसके अंदर न्यूक्लियस है, इसका मतलब क्या है, वो यूकैरियोटिक सेल है। जिसके अंदर न्यूक्लियस है, इसका मतलब वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। दूसरा क्वेश्चन, किसने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था, डुजार्डिन ने, ठीक है। लेकिन इसका जो नाम है, आपको कई जगह यही मिलेगा पुरकंजे, पर ये नाम दिया था पुरकंजे ने, इसकी डिस्कवरी की थी डुजार्डिन ने। अब देखो, जो प्रोटोप्लाज्म हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म ये है ना, जो एक लिविंग पार्ट है सेल का एक जीवित पार्ट है, ठीक है। सेल का एक जीवित पार्ट, अगर ये खत्म हो जाए तो सेल हमारी बिल्कुल डेड हो जाएगी। अगर ये खत्म हो जाए तो सेल हमारी डेड हो जाएगी। तो लिविंग पार्ट, इसलिए इसको फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ भी कहते हैं। लिविंग पार्ट है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि जो सेल है उसके अंदर फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म को। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्या जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है या नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ इस चीज को जो कवर कर रही है, मतलब साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को जो कवर कर रही है, वो है सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं है, प्रोटोप्लाज्म का, सिर्फ इसको कवर कर रही है। मतलब सेल को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या फिर कवर करना, वो सेल मेम्ब्रेन का काम है। लेकिन जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म है, वो उसका पार्ट नहीं है सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे प्रोटोप्लाज्म पूछा जाएगा तो यही 3-4 क्वेश्चन हैं। डिस्कवर किसने किया था, यूकैरियोटिक है या नहीं। एक मेन ये एवरीथिंग इज सेल, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये लिखा आएगा। या फिर क्वेश्चन ये सेल मेम्ब्रेन इसका पार्ट है नहीं। मतलब ये एक नंबर के आपके क्वेश्चन ही समझो, इनसे बाहर नहीं और इससे ऊपर क्वेश्चन बनते ही नहीं इसमें प्रोटोप्लाज्म। जो नेक्स्ट हमारे पास वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों देखो, ये हमारे पास न्यूक्लियस और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल है, ये क्या हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की, वो की थी कोलिकर ने। डिस्कवरी किसने की थी, कोलिकर ने, ठीक है। सन तो वैसे नहीं पूछेगा, 1880 में की थी इसने, लेकिन जरूरी नहीं, आप याद करो, सन वैसे नहीं पूछेगा, कोलिकर ने की थी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो प्रॉपर्टी है यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या प्रॉपर्टी कौन सी है, यूकैरियोटिक। देखो, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का पावर हाउस, जो सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है ना सेल के अंदर, वो इसी के अंदर बनती है, ठीक है। और एनर्जी किस फॉर्म में बनती है हमारी, एटीपी की फॉर्म में, ये मैं बता चुकी। एनर्जी किस में बनती है, किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की में। अब देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। सेल का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन की, या फिर मैं बोल सकती हूँ इसको एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एयर की प्रेजेंस के अंदर, जहाँ पे एयर प्रेजेंट हो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, श्वसन हुआ और उससे क्या जनरेट हुई, एनर्जी। उससे क्या फॉर्म हुई, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसके अंदर कितनी एटीपी,
कितनी एटीपी फॉर्म होती है, तो इसके अंदर बच्चों 36 एटीपी यहाँ से फॉर्म होती है, बहुत ज्यादा होती है, 36 एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एटीपी क्या करेंसी है, एनर्जी की करेंसी है, ये मैंने बता दिया, बायोलॉजिकल एनर्जी या फिर करेंसी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है यहाँ से कि जो डीएनए है वो किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, अभी पढ़ा था डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर डीएनए होता है, और प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर चाहे मदर हो या फादर हो, दोनों के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, या तो मदर हो या फादर, दोनों के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है वो सिर्फ मदर का डीएनए ही इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो फिर से रिपीट करती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द एनर्जी, इतनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, टीजीटी में नहीं बोल रही मैं, रिपीटेड हर एक एग्जाम के अंदर इतनी बार रिपीट हुआ, पावर ऑफ हाउस ऑफ द एनर्जी। किसने डिस्कवर किया था, कोलिकर ने। यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनर्जी कितनी जनरेट होती है, 36 एटीपी। ये क्या करेंसी है एनर्जी की, बायोलॉजिकल एनर्जी भी इसको बोलते हैं। डीएनए किस किस में होता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये आपका ये यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है बच्चों, ये एक पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है, पार्टिकल लाइक, जैसे ये हमारी सेल थी, ये न्यूक्लियस था, इसमें जो ये पार्टिकल टाइप स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर एक सेल के अंदर, जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो हर एक सेल में प्रेजेंट होती है, जो प्रोकैरियोटिक में भी होती है, यूकैरियोटिक में भी होती है, ये सब में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। ये किसने दिया था, गिवन बाय प्लाडे ने इसको राइबोसोम को दिया था, ठीक है। अब जो फंक्शन है राइबोसोम का, वो मेनली एक ही फंक्शन है, ये अमीनो एसिड को सिलेक्ट करके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, ये अमीनो एसिड को सिलेक्ट करके प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन की क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो इट इज आल्सो नोन फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन, जो फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन इनको बोला जाता है। अब आप बोलोगे न्यूक्लियोलस भी प्रोटीन सिंथेसिस करता था, और ये भी, उसके अंदर जो आरएनए है ना अपना, न्यूक्लियोलस में क्या था, आरएनए मौजूद था, और आरएनए 3 टाइप के होते हैं। जो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था वो था राइबोसोम आरएनए। प्रोटीन की सिंथेसिस कौन कर रहा था, राइबोसोम आरएनए। तो ये प्रोटीन की जो मेनली सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम करता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। राइबोसोम है ना बच्चों, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। राइबोसोम की जो डेंसिटी है उसके हिसाब से 2 टाइप का होता है, 70S और 80S राइबोसोम। अब ये 70S और 80S क्या है, पहली बात तो ये S क्या है, ये S यूनिट है। एस क्या यूनिट, इसको बोलते हैं सेडबर्ग यूनिट बोल दो या सेडिमेंटेशन बोल दो। एस को क्या बोल दो, सेडबर्ग या सेडिमेंटेशन। अब देखो सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, पृथक करना, अलग करना। अब जब हम 2 चीजों को उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग घुमाएंगे तो वे उनके मास के हिसाब से सेट हो जाते हैं। 2 चीजों को जब उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग घुमाएंगे तो क्या हो जाते हैं, उनके मास के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। अब देखो जैसे मैं मलाई को, अगर मुझे मलाई को घी में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, उसको बहुत जोर से घुमाऊंगी, जब फिर घी और छाछ बिल्कुल अलग अलग हो जाते, तो मैं क्या कर दिया, सेडिमेंटेशन कर दिया। मैंने क्या कर दिया, सेडिमेंटेशन कर दिया। वैसे ही आप इतना समझो कि ये 2 टाइप के होते हैं उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, 70S और 80S। इसमें से जो स्मॉलेस्ट है 70, मतलब जो स्मॉल है छोटा है वो 70 और जो बड़ा है वो 80। अब देखो जो 70S है ना बच्चों, वो किसके, ये पहले तो देखो राइबोसोम है, वो प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। लेकिन जो 70S है ना वो प्रोकैरियोटिक में होता है, जो 70S है वो प्रोकैरियोटिक में होता है, और जो 80S है वो यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। अब देखो जो राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर थोड़ी इस टाइप की होती है, इसके ऊपर ये एक डॉट, मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट, ये लार्जेस्ट यूनिट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट और ये लार्जेस्ट यूनिट। जो इसकी सब यूनिट है, अब हम इसकी सब यूनिट देखेंगे कि ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये 70S में कितने, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कितनी है, 30S।
स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी है 30s, और जो लार्जेस्ट यूनिट है वो कितनी है 50s। अब आप बोलोगे कि 80 हो गया, तो ये तो 80s हो गया, 30s प्लस 50 नहीं, इसमें जो 10s है ना बच्चों वो क्या है, कॉमन है, 10s क्या है, कॉमन। अब ऐसे ही जो 80s वाला, इससे 40s स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है 40s, और जो ये नीचे वाली यूनिट है ये कितनी है 60s। ये कितनी बच्चों 60s, इसमें कितना कॉमन है 20s कॉमन है, ठीक है। 70s प्रोकैरियोटिक में, 80s यूकैरियोटिक में, और 70s में कितनी यूनिट है 30 प्लस 50, और इसमें कितनी है 40 प्लस 60। अब जो प्रोकैरियोटिक है ना, इसके एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल कौन से हैं, जिसमें न्यूक्लियस नहीं था, जो मैंने पहले लिखवा दिए थे, एक बैक्टीरिया, एक ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। और यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल कौन से थे, प्लांट्स, एनिमल, अमीबा, फंगस, सीधे ही पूछे जाते हैं ये एग्जाम्पल। तो प्लांट्स है, एनिमल्स है, अमीबा है, फंगस है, ये किसके हैं, यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल है। राइबोसोम एक इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इसको बोलते हैं, 70s 80s होते हैं, ये मैंने बता दिया, और इनके एग्जाम्पल्स दे दिए। इसकी जो सब यूनिट है ना वो काफी टाइम पूछी जा चुकी है, सब यूनिट, तो आप सब यूनिट को ध्यान में रखना इसकी, ठीक है। तो आज मैं इस चैप्टर को इतना ही रखती हूँ, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।